अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिट नंबर 2 का पॉइंट 2.3। यूनिट नंबर 2 हम ऑलरेडी जो है वो सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ। उसमें हम लोगों ने जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्शन रिसर्च के लेक्चर्स ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थोड़ा सा वास्ट टॉपिक था तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। Experimental research, which comes out of the framework of scientific realism, is thought by many to be the only type of research that results in findings that suggest causal relationships. The researcher controls or manipulates one or more independent variable and examines the effect that the experimental manipulation has on the dependent variable or the outcome of the study. इसमें कहने का मकसद ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये मोस्ट प्रोबेबली रिलेट करती है साइंटिफिक रियलिज़म के साथ। अब साइंटिफिक रियलिज़म जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसको फिर किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बता दूं कि ये साइंटिफिक मेथड के साथ जो है वो रिलेट करने वाली है। और मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें जो है वो काजल रिलेशनशिप यानी काज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं। अगर एक कोई काज है तो उसका इफ़ेक्ट क्या है और उनका रिलेशन क्या है वो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हैं। इसमें ये होता है कि रिसर्चर जो है ना वो एक या एक से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसको वो एग्जामिन कर रहा होता है या जो इफ़ेक्ट काज करता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे, उसको जो है ना वो मैनिपुलेट करता है, लाइक उस पर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैं डिफरेंस आपको बताऊँगी। देन ओके, यहाँ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 3 किस्म के आप वेरिएबल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल है जो कि रेफर करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो ग्रुप है उसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा। फील्ड ऑफ एजुकेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मोस्टली हम देख सकते हैं तो वो करिकुलम मटेरियल्स हो सकते हैं, कोई टीचिंग स्टाइल्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। बट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो जो स्टडी का आउटकम होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम जो है वो टेस्ट या फिर किसी क्वांटिटेटिव डेटा के ज़रिए जो है वो मेजर करते हैं। और उसके अलावा एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये होता है जिसमें रिसर्चर जो है वो उसको कंट्रोल तो करना चाहता है, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये पार्टिसिपेंट्स पर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्लोजली फॉलो प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट आर डिटेल्ड इन द रिसर्च प्रपोजल। अब ये जो है ये क्लोजली जो है वो प्रिस्क्राइब्ड सेट हैं जो कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल के साथ हैं, उनके प्रोसीजर के साथ हैं, उनके साथ रिलेट करते हैं। अब जिस वक्त एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो स्टार्ट होती है तो बहुत सी जो छोटी जो पॉइंट्स हैं ना उनसे प्रोसीजर से हम देख के उसको स्टार्ट करते हैं। देन रिसर्चर जो है वो इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है, लाइक स्टडी का सेटअप क्या होगा। क्वालिटेटिव रिसर्चर की तरह जो है ना ये यहाँ पे इस तरह से नहीं करेगा, जबकि ये जो है इसका इंटरेक्शन जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ बड़ा इंटरेक्टिव होगा, यानी वो बड़ा क्लोज होगा पार्टिसिपेंट्स के साथ। और उसके बाद आप जो है वो नोटिस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है ना ये बड़ा यूज़फुल है एज फॉर डिटर्मिंग काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि कोई काज होगी उसका कोई इफ़ेक्ट होगा तो उसके रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हम जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ते हैं। देन हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करने में स्टेप्स कितने हैं। इसके बेसिकली 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, देन आपने लिटरेचर का रिव्यू किया और फिर रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन कर लिया। देन आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाए, पार्टिसिपेंट्स को असाइन किया और सिलेक्ट किया और फिर उनके ग्रुप्स असाइन किए। फिर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपने सेलेक्ट किए, फिर कंट्रोल जो है वो अपनी एक्सट्रेनियस वेरिएबल के साथ कंट्रोल उनको देखा। देन आपने उसको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट को डिफ़ाइन किया और उसको एडमिनिस्टर किया, और आपने फिर एनालाइज किया, डेटा को कलेक्ट किया, और उसके बाद आपने जो है वो हाइपोथेसिस की बेस पे कोई डिसीजन बनाया, और देन आपने जो है वो कंक्लूजन्स जो है वो फार्मूलेट कर लिए। अब इनको 1 बाय 1 जो है वो हम डिटेल में देखेंगे। स्टेप नंबर 1 फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विच इज़ सिलेक्ट टॉपिक। अब आपने यहाँ पे सबसे क्या किया कि बाकी रिसर्च मेथड्स की तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी जो है वो
टॉपिक की सिलेक्शन पर बेस है। अब यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, और फिर इनिशियली रिव्यू ऑफ लिटरेचर बड़ा मैटर करता है। उसके अलावा रिसर्चर जो है वो जो है ना इसको ये देखेगा कि कुछ ट्रीटमेंट जो काजेज़ हैं जो उनका सिग्निफिकेंट चेंज होगा बिहेवियर में, वो उनको भी जो है वो साथ साथ नोट करेगा रिसर्चर। देन आप देख लेते हैं स्टेप 2 विच इज़ रिव्यू द रेलिवेंट लिटरेचर एंड डिफाइन अ रिसर्च क्वेश्चन। अब ये दो सेपरेट थे लेकिन उन्होंने इकट्ठा कर दिया। सबसे पहले आपने करना लिटरेचर को, रेलिवेंट जो लिटरेचर है उसका रिव्यू करना है, और उसके बाद आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं। तो उसमें यह है कि रिसर्चर जो है वो एक एग्जॉस्टिव जो है ना वो टाइम देगा, डिटर्मिन करेगा लिटरेचर रिव्यू को जो टॉपिक उसने सेलेक्ट किया। देन उसने क्या किया कि वो जो रिसर्चर है वो पास्ट जो लिटरेचर है उसको देखेगा, और उसकी बेस पर जो उस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें आती होंगी उनसे रिलेटेड वो लिटरेचर देखेगा, उसके वेरिएबल्स देखेगा, क्या इश्यूज़ उनको लेके डिस्कस किए गए, और उनकी फाइंडिंग्स देखेगा जो उस स्टडी में आई हैं। उसके बाद जो है वो रिसर्चर क्वेश्चंस को जो है वो जनरेट करेगा, और उसके अलावा वो देखेगा कि कौन से प्रोसीजर जो हैं वो यूज़ होंगे, कौन से मेथड इस स्टडी को कंप्लीट करने में यूज़ होंगे। देन आप उस लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्चर जो है ना वो एक इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन देगा जिसको रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, और ये रिसर्च की स्टडी के आउटकम्स होंगे। देन हम देख लेते हैं डेवलप आर रिसर्च हाइपोथेसिस। अब रिसर्च हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट क्या है कि आपने रिसर्च लिटरेचर को देखा, उसकी बेस पे आपको जो फाइंडिंग्स थी रिसर्चर ने हाइपोथेसिस डेवलप किया, और उसमें जो है वो काजल रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के दरमियान उसने उन चीज़ों को देखा, और उसके बाद उसने स्टडी की। अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस को देख लेते हैं। 3 तरह के होते हैं हाइपोथेसिस। नंबर 1 है डायरेक्शनल, नंबर 2 इज़ नॉन डायरेक्शनल, एंड नंबर 3 इज़ नल हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज़ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो कि किसी एक्सपेक्टेड आउटकम को जो है वो डिटर्मिन करता है। लाइक रिसर्चर जो है वो कॉन्फिडेंट होता है ये सजेस्ट करने में या प्रिडिक्ट करने में कि हाँ जी इस ग्रुप का ये रिजल्ट आएगा। अब नॉन डायरेक्शनल क्या है? नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये है कि किस दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस है वो पहले से प्रिडिक्ट नहीं की जाएगी। लाइक कुछ डिफरेंस होगा वेरिएबल्स में, लेकिन जो ऑलरेडी आउटकम होगा वो रिसर्चर प्रिडिक्ट नहीं कर सकेगा कि हाँ जी ये रिजल्ट आएगा। देन आप बात कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस की। अब नल हाइपोथेसिस क्या है? ये वो स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि दोनों वेरिएबल्स जो अप्लाइड हैं, जो रिज़ल्ट पहले से हैं और रिज़ल्ट बाद में हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस को। देन हम बात कर लेते हैं सेलेक्ट एंड असाइन पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में आपने देखा कि 2 ग्रुप होते हैं। अब 2 ग्रुप्स को जो है वो एक वो ग्रुप होगा जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और एक वो होगा जो कंट्रोल ग्रुप होगा। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होगा कि रिसर्चर जो है वो रेंडमली सिलेक्ट करेगा पार्टिसिपेंट्स को और फिर उनको ग्रुप में डालेगा। अब रेंडमली क्या है कि जो भी आ गया। उसके अलावा ये देख लें कि 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं। उसके बाद ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर में जो है ना वो रेंडमली सब्जेक्ट जो है वो रेंडमली सिलेक्ट नहीं होता। उसके बाद जो है वो सिलेक्शन जो है वो उसकी लिमिटेशंस होती हैं, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिजल्ट और स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। और उसके अलावा रैंडम असाइनमेंट्स जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की हैं ट्रीटमेंट के साथ, वो एक जो है ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ सिलेक्टिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेलेक्ट कंट्रोल्स फॉर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? वो टूल्स होंगे जिनको लेके जो है वो रिसर्च कंप्लीट की जाएगी। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और अकॉर्डिंग टू योर डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किए जाएंगे। देन स्टेप 6 विच इज़ सेलेक्ट कंट्रोल्स फॉर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, विच इज़ जो है ना कि कुछ टेक्निक्स होंगी कंट्रोलिंग के लिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के लिए जो प्रेजेंट की जाएंगी। अब उसमें क्या है कि कुछ टेक्निक्स होंगी जो रिसर्चर डिस्क्राइब करेगा अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डिज़ाइन, और रिसर्च डिज़ाइन जो है वो रेफर करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं उस ग्रुप में, उसमें कितने इंडिविजुअल्स को जो है वो उस ग्रुप में रखा गया और कितने वेरिएबल्स को जो है वो वहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टेप 7 विच इज़ डिफाइन एंड एडमिनिस्टर द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स। अब ये क्या है कि आप ये देख लें कि जब आपने रिसर्च को बनाया, एक्सपेरिमेंटल जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको कैसे देंगे।
ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल ग्रुप होगा। अब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिफरेंस क्या है कि आपने एक टॉपिक लिया और उसमें ये कहा कि हमने एक टीचिंग स्ट्रेटजी को ले लेते हैं कि न्यू इंग्लिश स्ट्रेटजी इज़, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब उसको आपने कैसे देखना है कि वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कैसे अच्छी है। आपने क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, स्टूडेंट्स को वैसे ही ले लिया। आप उस स्टूडेंट्स को उनकी जो रजिस्टर पे नाम है वहाँ से भी ले सकते हैं, रैंडमली भी ले सकते हैं। आप उनको जो है वो ऑड नंबर के तहत भी ले सकते हैं, इवन के लिए भी ले सकते हैं, या टॉप 10 और टॉप जो लास्ट 10 है उनके हिसाब से भी दे सकते हैं। अब आपने उन बच्चों को 2 ग्रुप्स में डाला। एक ग्रुप में आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रेटजी पढ़ाया और दूसरे ग्रुप को आपने वैसे ही पढ़ाया जैसे एज़ यूजुअल पढ़ा रहे हैं। देन आपने एक कोई टेस्ट बना दिया और उस टेस्ट को दोनों ग्रुप्स पे कंडक्ट किया। आपने पहले भी टेस्ट लिया, फिर इंस्ट्रक्शंस दी, फिर टेस्ट लिया और उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कंबाइन किया और देखना चाहा कि ये जो हमने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ की है ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। अब जिस पर लगाई गई है वो स्ट्रेटजी, वो ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, लेकिन जिस पर नहीं लगाई गई वो कंट्रोल ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये वो प्रोसीजर्स होंगे जिसमें आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में काउंट होते हैं। अब इसमें ये है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा कंट्रोल ग्रुप से, और दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफरेंट होगी, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, दोनों की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टेप 8 की, विच इज़ कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। अब आपने वो सब कुछ कर लिया, टूल भी लगा लिया, इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, देन आपने अब क्या किया, आपने डेटा को कलेक्ट करना चाहा। अब आपने क्या चाहा कि अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी रिसर्चर ने जो है वो डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव और जो है ना वो डेटा लिया जाता है। लाइक आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स लगाए। अब स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स क्या होंगे, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, जिनका हम SPSS पर एनालिसिस कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होगा कि वो आपके डेटा पे कलेक्ट होगा, डिपेंड करेगा। अब अगर आपने क्वेश्चनियर लिया है तो आप T टेस्ट भी लगा सकते हो, आप Z टेस्ट भी लगा सकते हो, आप अनोवा भी लगा सकते हो, तो बहुत से टेस्ट हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेप 9। अब स्टेप 9 क्या है, मेक अ डिसीजंस अबाउट द हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस आपने बनाया, अब आपने डिसाइड करना है कि वो हाइपोथेसिस जो है उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है। अब उसमें यह है कि जो डेटा को कलेक्ट किया गया और एनालाइज किया गया उसको कौन सा हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है, आपने उस हाइपोथेसिस को लगाना है। आइदर वो डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है या नल हाइपोथेसिस है। अब उसके बाद यह है कि रिसर्चर जो है ना वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है क्योंकि उसमें डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर कोई डिफरेंस होगा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में तो आपका डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लगेगा। अब इसका लास्ट स्टेप देख लेते हैं, विच इज़ फार्मूलेट कंक्लूजन। अब कंक्लूजन्स आपने कैसे बनाने हैं कि जो डिसीजन आपने लिया हाइपोथेसिस की बेस पर, आपकी फुल स्टडी की बेस पर, कोई आपको जो डेटा मिला, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ, आपके पास जो रिजल्ट्स आए, उनकी बेस पे अब आपने कंक्लूजन बनाना है। अब कंक्लूजन जो है ये आपकी जो नेक्स्ट आप उसी टॉपिक पे जो फ्यूचर में आने वाले लोग रिसर्च करना चाहेंगे उसको बड़ा ये हेल्पफुल करेगा। उसके अलावा कंक्लूजन जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होता है डेटा के साथ। इसका जो प्रोसीजर होता है, स्टडी प्रोसीजर, वो रिसर्च के हाइपोथेसिस से बड़ा रिलेट करता है। और एजुकेशन की फील्ड की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो कंक्लूजन जो है ना वो बड़ा समझिए कि बैकबोन की हैसियत रखता है। तो कंक्लूजन्स हर रिसर्च के एंड पे जब आता है ना तो वो आपको न्यू फ्यूचर में जो आपने न्यू रिसर्चेस कंडक्ट करनी है वहाँ पे आप गैप निकाल सकते हैं कि हाँ जी इस स्टडी को कंडक्ट किया गया, इसमें ये फ्लॉज थे, हम इन फ्यूचर कोई और बंदा जब उस रिसर्च को करेगा तो वो उसको पढ़ेगा और वो वहाँ से आराम से वो चीज़ ले लेगा कि हाँ जी इस बंदे ने इस टाइम पे ये काम किया था, नाउ एट दिस पॉइंट आई हैव टू डू रिसर्च ऑन दिस। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेलिंग आईडी का लिंक दिया गया है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।